सो होता ये है कि हम देखते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ओवरलैप हो रहे हैं। सो जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको उन 10-12 टॉपिक्स में से कोई 4-5 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो फेमिलियर होंगे। एरिया वही रहता है, डिपेंड ये करता है कि पेपर सेटर ने उस एरिया में से जो आपके लिए उस डोमेन में से उस एरिया में से जो हमारे पास बड़ा एरिया है उस एरिया में से जो बात निकाली है उसकी जो डायरेक्शन निकाली है वो डायरेक्शन आपको आती है या नहीं आती। सो कल को हो सकता है कि अगर वो हमें पेपर सेटर जो है हमें क्वेश्चन दे रहा हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो हमने सोशल मीडिया कवर किया हो, हमने इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कवर किया हो, हमें पता हो कि ग्लोबल विलेज क्या है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम ना किया हो। अब होगा ये कि जब पेपर में आपके सामने सवाल आएगा तो आपको पता होगा कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक नहीं करना क्योंकि मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द टॉपिक और मैं इसको नहीं जानती। सो आपके सामने जब पेपर में 3-4 टॉपिक्स आते हैं और वो पहले तो उसमें से आपको जो नहीं आते, जिनके साथ आप फेमिलियर ही नहीं है, उनको तो क्रॉस कर दें। आपको जो 3-4 टॉपिक्स आते हैं उसमें से आपने डिसाइड करना है कि मैंने किस टॉपिक पे काम करना है, मैंने किस एसे को चूज करना है। तो आपने जो सबसे पहले चीज डिसाइड करनी है वो ये है कि डू यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक। अगर आपके पास ऐसा मटेरियल है जिससे आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं देन यू विल गो फॉर इट। अगर आपके पास ऐसा मटेरियल नहीं है, यू आर अंडर कॉन्फिडेंट या आपके पास देयर आर वेज ऑफ स्टार्टिंग अ टॉपिक ना, तो अगर आपके पास 5 तरीके शुरू करने के, अटेंशन कैप्चर देने के, उन 5 तरीकों में से कोई भी नहीं है, सो आपके लिए आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि आपने अपने एस्से को किस एस्से के ऊपर काम करना है और किसको छोड़ना है। ठीक है, सो हमारे पास एस्से के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नाउ यू मस्ट नॉट थिंक, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु बिलीव के इंट्रोडक्शन तो शायद एस्से का पार्ट ही नहीं होगा, तो मैं इंट्रोडक्शन लिख दूं 500 वर्ड्स का, मैं इंट्रोडक्शन लिख दूं 200 वर्ड्स का। भाई आपका एस्से शुरू ही इंट्रोडक्शन से होता है। सो इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक, सो ऑब्वियसली उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको कुछ वर्ड्स तो लगेंगे ना, और वो आपके एस्से में काउंट हो रहे हैं। तो अगर आप 200 से 300 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं और 150 से 200 वर्ड्स का कंक्लूजन लिख रहे हैं तो वो 500 वर्ड्स जो है वो आपके एस्से में शामिल हैं। अब एक एग्जामिनर है जो कि एक दिन में बैठा 100 पेपर चेक कर रहा है, 100 आंसर स्क्रिप्ट्स उसके पास आती हैं। फ्रॉम दोज 100 आंसर स्क्रिप्ट्स व्हाई द एग्जामिनर वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग योर पेपर एंड इन गिविंग यू पासिंग मार्क्स। सो डोंट थिंक कि अगर आपने किसी का सुना कि जी किसी को 38 मार्क्स मिले, 39 मार्क्स मिले, अब आप सोचें कि जी को एग्जामिनर ने तो नंबर लगा दिए होंगे, काउंट नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं होता। एस्से के पेपर में आपको जो नंबर मिलते हैं वो लमसम मिलते हैं। सो अगर एग्जामिनर ने आपको 38 मार्क्स दिए हैं तो उसने आपके पेपर के एंड पे 38 ही लगाए हैं। अगर 39 दिए तो आपके पेपर के एंड पे 39 ही लगाए हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई और काउंट कर रहा होता है, एग्जामिनर को नहीं पता होता, एग्जामिनर खुद काउंट करता है। जिसे फेल करना होता है उसे खुद फेल करता है, जिसे पास करना होता है ग्रेस मार्क्स देके उसे खुद पास करता है। सीएसएस के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते जो कि आपको इतने अरसे तक आपकी एकेडमिक एजुकेशन में, मैट्रिक में, इंटर में, बैचलर्स में ग्रेस मार्क्स मिलते रहे, आपको सीएसएस में आके 1 नंबर की ग्रेस मार्क का नहीं मिलता। सो आपने अगर एग्जामिनर को कैप्टिवेट करना है, एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन देना है, तो वो अच्छा इंप्रेशन देने की जगह है आपके एस्से का अटेंशन कैचर। सो आप अपने एस्से को शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स हैं, अटेंशन कैचर, थीसिस स्टेटमेंट, प्रीव्यू। अब हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यूज है जो कि हम अक्सर सुनते हैं सीएसएस के, ये सारा जो हमारा सेक्टर है उसके अंदर, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्टली थीसिस स्टेटमेंट से एस्से शुरू कर रहे हैं। You can do that. इवन मेरे अपने उस्ताद रजी हाफिज साहब का ये कहना है कि आप थीसिस स्टेटमेंट से डायरेक्ट एस्से शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कम डायरेक्ट टू द पॉइंट, अपनी थीसिस स्टेटमेंट दें कि आपका आइडिया क्या है और फिर अपने आर्गुमेंट शुरू कर दें। दैट इज राइट, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग एस्से। दूसरा तरीका ये है जिसको मैं फॉलो करती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, इंकरेज करती हूँ कि वो करें, वो
पूरी की पूरी कोटेशन को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप कहते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। इट्स नॉट अ न्यू आइडिया, इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन रियल सेंस और हैज बीन इंस्पायरिंग द पीपल फॉर इयर्स। सो आप या तो पूरी की पूरी कोड को एज अ सब्जेक्ट यूज करें या फिर कोड में से चंक ब्रेक करें और उसको नॉन इसेंशियल या इसेंशियल इंफॉर्मेशन बना के अपने सेंटेंस में यूज करें। लेकिन आप क्लीशे से कभी भी अपने एसे को शुरू मत करें, क्योंकि फिर आप एग्जामिनर की अटेंशन को कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो लीस्ट इंप्रेसिव है। सो कोटेशन वो तरीका है जिससे हम आज तक अपने राइटर्स को शुरू करते आए हैं, जिससे हमें पता है कि राइटिंग जो है वो मीनिंगफुल हो जाती है और उसमें राइटिंग जो है वो ज्यादा स्कोरिंग बन जाती है कोटेशन के साथ। कोटेशन एसे के शुरू में भी दी जा सकती है, एसे के दरमियान में भी दी जा सकती है, कंक्लूजन में कोटेशन लाना बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि कंक्लूजन तक जाते जाते आप ड्रेन हो जाते हैं। सो व्हेन यू हैव समथिंग टू कोट इन योर कंक्लूजन, इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा माइलेज जो आपको चाहिए होती है ऐसे के पेपर में पास होने के लिए। कोटेशन देते हुए बच्चों वाला काम नहीं करना आपने कि कोटेशन को अपने राइटर से बाहर निकाल के रख दिया कि वो आपके पैराग्राफ के दरमियान में आ रही हो। नाउ दोस डेज आर गॉन व्हेन यू वर हाईलाइटिंग योर कोटेशंस लाइक दैट। अब आप क्या करते हैं, आप अपने पेपर में ब्लू इंक से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ब्लैक इंक से आपने कोटेशन लिखनी है, ठीक है। सो कोटेशन आपके पैराग्राफ के शुरू में हो सकती है, सेंटर में हो सकती है, एंड में हो सकती है, लेकिन कोटेशन पैराग्राफ के अंदर ही होगी, पैराग्राफ से बाहर नहीं रखना कोटेशन को, ठीक है। सो कोटेशन से हमने बात शुरू की। अब मैं आपको कोट करने का एक तरीका तो ये होता है कि हम कहते हैं जी नेल्सन मंडेला सेड इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ठीक है, एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, पहले जो कोटेशन है उसकी बात कर रहे हैं। एक तो सादा सादा तरीका ये है कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पहले आए और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बाद में आए। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम पहले कोट दें और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दें। सो मैंने आपके लिए कोट लिखी है, द बेस्ट दिस वन, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, democracy must be something more than two wolves and a sheep voting upon what to have for dinner, inverted commas close। तो हमने पहले रिपोर्टेड स्पीच दी, पहले कोटेशन दी और फिर हमने लिखा said James Ward। सो हमने said भी कह सकते हैं, maintain भी कह सकते हैं, assert भी कह सकते हैं, so we can use different words। हमने रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दी और रिपोर्टेड स्पीच पहले दी, ठीक है। अगर आप पेपर में लिख रहे होंगे तो ये जो आपने सेड लिखा है इसको आप ब्लू इंक से लिखेंगे, जिसने कहा है उसका नाम और जो कोटेशन है उन दोनों को ब्लैक पेन से लिखेंगे। एक बहुत अच्छी चीज जो आप ऐड कर सकते हैं किसी भी कोटेशन के साथ वो है नेम ऑफ द बुक। जिस किताब से, जिस एसे में से आपने वो कोटेशन उठाई है आप उसका नाम दे सकते हैं। ये वो वाली चीज है जो कि मैं आपको राइटिंग समरी में सिखाऊंगी कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपने कोट्स कैसे निकालने, क्योंकि आप उसी पढ़े हुए में से उसी को रिप्रोड्यूस करेंगे पेपर में, उसी में से कोट देंगे। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग कि आप कोटेशंस जो है वो साथ साथ निकालें और बुक्स का रेफरेंस दें कि किस किताब में से। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप रिपोर्टिंग स्पीच पहले दें, रिपोर्टेड स्पीच बाद में दें। दूसरा तरीका ये है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आए, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने एसे को, अपने एसे में जो कोट दे रहे हैं उसको ब्रेक करें। तो हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप सब्जेक्ट को
डिवोटिंग स्पीच को सेंटर में ले। अब एक और चीज जिसकी तरफ आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट, आप कह रहे कि मैंने यहाँ पे लिखा सेड, एक कोट में मैंने लिखा सेड, दूसरे में मैंने लिखा मेंटेन्स, बोथ आर इंडेफिनिट टेंस। सो यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, इधर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया। आप इंडेफिनिट टेंस में कोटेशन दे सकते हैं, प्रेजेंट लगाएं या पास्ट लगाएं, दैट इज अप टू यू। बेहतर होता है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कोट
Now look at the scale of this problem. 3.85 billion women are living on this planet whose rights are being violated by the other half of the population in the name of gender, because they are weak, they don't know how to think, they don't know how to assert their ideas, they do not know how to make a decision, they are feeble, they are weak, they are intellectually inferior. Just because of these accusations, we are depriving almost half of the world population of equal human rights or equal treatment in society. So the moment you give statistics, your case becomes strong. So statistics जो है वो एक बहुत अच्छा start हो सकते हैं. And one thing which I would like to point out at this time कि ये देखिए आपको ये एक लाइन के नजर आ रहा है. अब आपने इससे ये नहीं सोचना क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ इसलिए मैंने आपको एक लाइन के इंट्रोडक्शन में अटेंशन कैचर दिखाया है. अब आपने इसको एक लाइन का तस्वीर नहीं करना कि आपका जो अटेंशन कैचर है वो एक लाइन का ही होगा. आप चाहे तो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं. पैराग्राफ लिखने में क्या करेंगे, वो भी वही बात आपने दोबारा नहीं करनी. आपने सवाल दिए तो 4 से 5 सवाल इकट्ठे आ रहे हैं. आपने कोटेशन दी तो कोटेशन, एक सेंटेंस कोटेशन का, कोटेशन को रिलेट किया, कोटेशन के बाद लिखे स्टैटिस्टिक्स. तो अगर मैं माया एंजेलो की कोट को जिसमें वो शीरोज की बात कर रही है, अगर मैं इस कोट को रिलेट कर दूं स्टैटिस्टिक्स के साथ कि ये जो शीरो वाला मसला है ये दुनिया के 3.85 बिलियन औरतों का मसला है, तो ऑब्वियसली खुद ही यहाँ पे मेरा मसला जो है कि हमने टेंशन कैचर से थोड़ा एरिया कवर करना है वो खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा. सो मैंने इन दोनों को मिला के कर दिया. सो हमारा जो टेंशन कैचर है वो एक पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है, एक पैराग्राफ से ज्यादा भी हो सकता है, बट इट शुड बी वन पैराग्राफ. सो हम स्टैटिस्टिक्स के बाद बात करते हैं सपोजिशन की. सपोजिशन में क्या होता है, कोई भी ऐसा एस्से जो कि फ्यूचर में जा रहा है आप उसको सपोजिशन से शुरू कर सकते हैं. जैसे ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग आज एक मसला है, ठीक है. सो आज ये प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग. अब फ्यूचर में जब हम इसे देखते हैं तो ये मजीद ड्रास्टिक हो जाएगा. सो हम उसकी फ्यूचर की पिक्चर को पहले से पोर्ट्रे करना चाहते हैं. जब हम अपने एस्से के शुरू में बात करते हैं टेंशन कैचर की, तो आपकी जो सपोजिशन होती है वो नेगेटिव होती है. और जब हम एस्से के एंड में जाते हैं, कंक्लूजन में हम प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं. प्रिडिक्शन ये देते हैं कि हमने एक मसले की बात की और उस मसले को सॉल्व किया है. सो जब हमने उसे सॉल्व कर लिया है तो हमारी जो प्रिडिक्शन है दैट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है. सो हमारी कंक्लूजन की प्रिडिक्शन में और हमारी सपोजिशन की प्रिडिक्शन में फर्क ये है कि हमारी सपोजिशन नेगेटिव होती है और एक ड्रास्टिक पिक्चर पोर्ट्रे करती है सिचुएशन की. सो मैं क्लाइमेट चेंज की बात कर रही हूँ. मैं कहती हूँ द लास्ट ब्लाइंड डॉल्फिन ऑफ इंडस रिवर took its last breath today, adding another name to the agonizing list of extinct animals. अब ब्लाइंड डॉल्फिन खत्म नहीं हुई, लेकिन ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो एक डेंजर्ड एनिमल है. सो मैंने क्या किया कि मैंने ब्लाइंड डॉल्फिन को अपने ऐसे की सपोजिशन में एक्सटेंड करवा दिया. दिस इज अ सपोजिशन. सो आप सपोजिशन भी दे सकते हैं. सपोजिशन बेस्ट होती है उन एसेस के अंदर जहां पे हम फ्यूचर के किसी मसले की बात कर रहे होते हैं या एक सिचुएशन को परसीव करें कि अगर हमने इसको अभी ठीक ना किया तो क्या होगा. आखिरी जो चीज है हमारे पास वो है एनेक्डोट. सपोजिशन में मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी. हमारे पास एक चीज है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर. न्यूक्लियर विंटर तब आती है जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है. जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो हालात खराब होते हैं, सो जिस आइडिया को बार बार रेफर किया जाता है, अखबार में बार बार आया, डॉक्टर फरूख सलीम ने न्यूक्लियर विंटर के नाम से एक आर्टिकल भी लिखा. सो वो न्यूक्लियर विंटर जो आर्टिकल है वो परसीव कर रहा है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिया गया है तो उससे क्या होगा. सो हम बाज़ औक़ात सपोजिशन के ऊपर
She hasn't had a drop of water for 2 hours now. And the sun is scorching और आप उसके पूरा का पूरा एक मंजर पोर्ट्रे करते हैं. So